हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघ और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आईआईबीएफ की जो मैकमिलन की बुक्स हैं उसमें मॉड्यूल ए के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो मैकमिलन की बुक्स हैं, हर चैप्टर के एंड में ना कुछ एमसीक्यूज दिए जाते हैं जो डायरेक्टली आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे इस उदय सीरीज में। ठीक है, तो सैटरडे और संडे को 5 बजे ये सेशंस आया करेंगे। आज पीपीपी का सेशन है, पूरा मॉड्यूल ए कवर होगा। कल एएफएम का सेशन है, पूरा मॉड्यूल ए कवर होगा। नेक्स्ट वीक आरबीडब्ल्यूएम और आईईएनआईएफएस की मॉड्यूल ए के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग एनी फर्दर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जाम के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पता होने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे जाके आप ये ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे मई 2023 से लेके नवंबर 2025 तक के। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे जाके उन ई बुक्स को डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन करिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ बैंक्स इज और आर। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट बैंक का फंक्शन है, लेंडिंग इन्वेस्टिंग बैंक का फंक्शन है। अब तो नॉन फंड बिजनेस और रेमिटेंस सर्विसेज भी बैंक देता है। मर्चेंट बैंकिंग, आईपीओ लॉन्च करने में हेल्प करना, ये सारे भी तो बैंक सब फंक्शंस करता है ना। तो ये सारे ही अब बैंक्स के फंक्शन है। तो डी ऑप्शन है ए टू सी के सारे ही सही हैं, तो यस डी करेक्ट आंसर है। अब देखो पेपर में ना ए बी सी डी चार ही ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आई डोंट नो व्हाई आपकी बुक में कई जगह ई ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन पेपर में ए टू डी जो है वही आपके ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो बैंक्स के ये सारे फंक्शंस हैं कि पैसों का लेन देन करना, लोन देना, रेमिटेंसेस सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बैंक लेंड्स मनी टू कॉर्पोरेट पर्सन द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज दैट ऑफ बोरोवर एंड लेंडर, क्रेडिटर एंड डेटर, डेटर एंड क्रेडिटर एंड कस्टमर एंड क्लाइंट। ठीक है, तो अब एक बैंक जो है उसने पैसे दिए एक कॉरपोरेट को। ठीक है, तो जो पैसे देता है वो क्रेडिटर है और जो पैसे लेता है वो डेटर है। तो यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप है। पहले बैंक लिखा गया है, फिर कॉर्पोरेट पर्सन लिखा गया है, तो जिसका नाम पहले है वो क्या है? वो क्रेडिटर है, जो पैसे दे रहा है। जो पैसे ले रहा है वो डेटर है। ओके, चलिए अगला है, व्हाट रिलेशनशिप इज क्रिएटेड व्हेन द बैंक कलेक्ट्स अ चेक इन क्लियरिंग। अगर एक बैंक आपका चेक क्लियर करता है क्लियरिंग में, तो आपका और बैंक का क्या रिलेशनशिप है? होल्डर फॉर वैल्यू, एजेंट एंड प्रिंसिपल, क्लियरिंग मेंबर एंड प्रिंसिपल, कलेक्टिंग बैंक एंड होल्डर। तो यहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है। जब बैंक आपके बिहाफ पे कुछ करता है, आपको रिप्रेजेंट करते हुए कुछ करता है, तो वहां पे एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। बैंक एजेंट है और कस्टमर जो है वो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो बैंक है यानी कि जो एजेंट है वो काम कर रहा है जब आपके बिहाफ पे चेक कलेक्ट करता है। ओके, अगला है, डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज व्हिच कैन बी विथड्रॉन ऑन रिक्वेस्ट, ऑन सैंक्शन बाय द मैनेजर, ऑन डिमांड, ऑन परसुएशन। देखो यहाँ पे डिमांड लिखा है, यहाँ पे डिमांड लिखा है। डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं? करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट होते हैं आपके। अब इसमें क्या होता है कि कभी भी आप बैंक से डिमांड कर सकते हो कि भैया मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं? देखो इसको मैं समझाती हूँ। ये है मार्केट में वो लोग जिनके पास बहुत पैसा है, ये ढूंढ रहे हैं कि भैया कहाँ लगाएं पैसा, और ये बिजनेस है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको पैसा चाहिए कि हमें पैसा दो, हम बिजनेस में लगाएंगे, आपको रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों के बीच में जो बिचौलिए का, इंटरमीडियरी का काम करता है ना, वो मर्चेंट बैंकर है आपका। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं आपके, बेसिकली मर्चेंट बैंकर्स, जो कि एक तरफ वो लोग हैं जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है, एक जिनको पैसा चाहिए, उनके बीच में जो काम करते हैं इंटरमीडियरीज का जो ब्रॉडर टर्म यूज होता है मर्चेंट बैंकर्स के लिए, वो होता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी, केवाईसी नो योर कस्टमर वाला क्यों होता है? टू इंश्योर प्रॉपर अप्रोप्रिएट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है।
to monitor transactions of suspicious nature to ensure that the customer would not deceive the bank, कि कस्टमर बैंक को धोखा नहीं देगा। ये इंश्योर करना कि जो लोन दिया गया है वो एनपीए ना बन जाए, या फिर ओनली ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंड बी होगा। एक तो कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन करते हो आप, ठीक है, और अगर कोई ट्रांजेक्शन्स को आपको कहीं भी सस्पिशियस नेचर की लगती है, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने अगर 20,000 पे रैंडम कोई वॉक इन कस्टमर है ना, तो उसको आपके बैंक का वो कस्टमर नहीं है, ऐसी वॉक इन कस्टमर है, वो अगर 20,000 रुपए डोमेस्टिकली कहीं भेजना चाहता है ना, तो केवाईसी करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सस्पिशन है तो आप उसका केवाईसी करवा सकते हो, ठीक है। तो वो मॉनिटर करने के लिए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को भी आप केवाईसी कर सकते हो, जहां पे नॉर्मली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब बैंक को धोखा दे दे या एनपीए ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है केवाईसी का जो ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, बैंक अपॉइंट्स अ डैश हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स टू एफआईयू इंडिया। तो एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट होती है ना, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट होती है, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट्स होती हैं। ये सारी एफआईयू इंडिया के पास जो रिपोर्ट्स जाती हैं, तो प्रिंसिपल ऑफिसर एक पर्सन होता है, उसकी जिम्मेदारी है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं एफआईयू इंडिया के पास टाइम टू टाइम पहुंचे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर्स टिपिकली कितनी कैटेगरीज में, रिस्क कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो देखिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। अगला है, डायरेक्टर एफआईयू इंडिया कैन टेक एक्शन फॉर वायलेशन ऑफ पीएमएलए ऑब्लिगेशन अगेंस्ट हु। अब देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ना, उसके अंडर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं बैंक्स पे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। अगर उन ऑब्लिगेशन को कोई फुलफिल ही नहीं कर रहा, तो डायरेक्टर है जो एफआईयू इंडिया का, किस पे एक्शन ले सकता है? बैंक पे भी ले सकता है, एम्प्लॉय पे भी ले सकता है, बैंक के प्रिंसिपल ऑफिसर पे भी ले सकता है। बहुत पावर है उसके पास, सब पे ले सकता है। तो डी ऑल ऑफ दी अबव जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला है, नॉट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स क्या है? कैश ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट ऑफ एनपीओज, एनपीओज जो कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्टिंग है। सारी ट्रांजेक्शन एनपीओज की उनकी रिपोर्टिंग होती है, या एक थ्रेशहोल्ड से ऊपर की ट्रांजेक्शन पे ये रिपोर्टिंग होती है, या फिर सिर्फ कैश रिसीट्स पे ये रिपोर्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बहुत ऑब्वियस है, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे टर्म यूज किया गया है प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशहोल्ड। तो यहाँ पे 10 लाख या एन अबव कोई भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा रिसीव होता है, तो उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट किया जाता है। आगे है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ऑफ अ बैंक शुड स्टेट दैट द बैंक विल नॉट ओपन एन अकाउंट। कब एक बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली? विच इज ऑपरेटेड बाय थर्ड पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द अकाउंट होल्डर। देखो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पर्सन ऑपरेट कर रहा है अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, अलाउड है। प्रोफेशनल इंटरमीडियरी भी क्लाइंट के बिहाफ पे अकाउंट ऑपरेट कर सकता है, ओपन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेनामी जो है, बेनामी में आपका अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं है, ठीक है। बिना पैन कार्ड के ओपन करने दिया जा सकता है, फिर आपको फॉर्म नंबर 60 जो है वो जमा करवाना पड़ता है। ऑब्वियसली आजकल तो काफी स्ट्रिक्टनेस है कि पैन, दे डू आस्क फॉर अ पैन, लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं है तो भी अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन बेनामी नेम पे जो अकाउंट है ओपन नहीं हो सकता। सी करेक्ट आंसर था। अगला है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फंड्स ऑफ। अगर मेरे को इंटरनेशनली किसी को पैसा भेजना है, तो कितने अमाउंट तक पे मेरे को फिर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ेगा? 50,000 एंड अबव, ओवर 50,000, एनी वैल्यू, या नन ऑफ द अबव। तो देखो, जो ये 50,000 वाला होता है ना, ये सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांसफर्स पे है, सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांसफर्स पे, ठीक है। इंटरनेशनली तो आपको 1 रुपया भी भेजना है तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होगा। अगला है, इन केस ऑफ एनआरआईज फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट कॉपी ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट मे बी सर्टिफाइड बाय। अगर एक एनआरई को अकाउंट ओपन करना है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है कौन सर्टिफाई करेगा? वो खुद, उसका एम्प्लॉयर, या कोई भी बैंक ब्रांच, या फिर जज। तो यहाँ पे जज करेक्ट आंसर है, लेकिन मैं इसमें आपको कुछ डिटेल बताना चाहती हूँ कि अगर एक एनआरआई को केवाईसी डॉक्यूमेंट का कॉपी सर्टिफाई करवाना है, तो कौन सर्टिफाई करता है?
authorized officials of overseas branches of scheduled commercial banks registered in India. दूसरा, branches of overseas banks with which Indian banks have relationship, notary public abroad, court magistrate, a judge at the Indian embassy, consulate general in the country of residence. तो इनमें से किसी से भी जो KYC डॉक्यूमेंट का कॉपी है वो सर्टिफाई करवाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पेपर में आपको घुमा के, ठीक है, केस स्टडी के तौर पे पूछा गया था। अगला है अमंग द डॉक्यूमेंट स्टेटेड बिलो, इसमें से क्या ओवीडी नहीं है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। पैन कार्ड ओवीडी नहीं होता, जॉब कार्ड मनरेगा वाला होता है, अब तो नरेगा का नाम भी वो जी राम जी कर दिया है, ठीक है। तो लेटर इशूड बाय एनपीआर, ये भी आपका ओवीडी होता है। प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार नंबर, आधार या प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ आधार ओवीडी होता है, पैन कार्ड ओवीडी नहीं होता है। अगला है in case of a company which is not listed, any individual holding more than dash share capital is considered as a beneficial owner। तो जो आपकी कंपनीज होती हैं वहां पे 10% या उससे ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट अगर है किसी पर्सन का कंपनी में, तो उसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाएगा। पहले ये परसेंटेज 15% होती थी, लेकिन अभी ये 10% हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंट्रोडक्शन वाइल ओपनिंग अकाउंट। देखो, पहले जब अकाउंट ओपन होता था ना, तो कोई आपको बैंक में इंट्रोड्यूस करता था, या तो बैंक का एम्प्लॉय या फिर जिसका पहले से बैंक में अकाउंट है। लेकिन केवाईसी नॉर्म्स जब आए तो आरबीआई ने ये इंट्रोडक्शन वाली चीज हटा दी। तो अभी इंट्रोडक्शन का कोई नहीं है, आपके पास केवाईसी आपको कराना है, डॉक्यूमेंट जमा करवाने, इंट्रोडक्शन वाली बात अब खत्म हो चुकी है। Minor for whom the court has appointed a guardian attains majority on completion of 18 ईयर्स। पहले 21 होता था, लेकिन बाद में मेजोरिटी एक्ट में चेंजेस करके कि जो 18 ईयर्स का हो जाता है वो मेजोरिटी अटेन कर लेता है। अगला है अ माइनर्स अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन द गार्डियनशिप ऑफ। माइनर को अगर अकाउंट ओपन करना है तो मदर या फादर में से कोई भी गार्डियन हो सकता है। तो मदर और फादर, नॉट एंड, मदर या फादर में से कोई भी गार्डियन हो सकता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला है देयर शुड बी 2 पर्सन्स टू ओपन अ पार्टनरशिप अकाउंट। बैंक में पार्टनरशिप अकाउंट ओपन करना है, 2 लोग होने चाहिए। तो इनमें से कौन अकाउंट ओपन कर सकते हैं पार्टनर्स के तौर पे? इसकी एज 25 है, इसकी 17 है, एक माइनर है, नहीं हो सकता। एक 25 है और एक 21 का है, ये हो सकता है। एक 17 है, एक 16 है, ये नहीं हो सकता क्योंकि माइनर्स हैं। कुमारी शुभा एज 30 ईयर्स एंड कुमारी रचना एज 16 ईयर्स। तो यहाँ पे 16 ईयर्स माइनर है, अकाउंट नहीं ओपन हो सकता। पार्टनरशिप के लिए दोनों का मेजोरिटी एज होना जरूरी है। एक की 71 है, एक की 57 ईयर्स एज है, लेकिन ये लूनेटिक है, तो साउंड माइंड का होना जरूरी है। तो 25-21 बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पार्टनरशिप में दो मेजोरिटी पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेजोरिटी की एज जो अटेन कर चुके हैं, साउंड माइंड के हैं, वो पार्टनरशिप करेंगे, वही अकाउंट ओपन करेंगे। फिर एक HF account is to be opened in a bank where there are 3 major persons। 3 लोग हैं, शिव कुमार फादर हैं, रामावती शिव कुमार की मदर हैं, और शरद कुमार है बेटा है। तो इनमें से कर्ता कौन बनता है? शिव कुमार बनेंगे, शरद कुमार, रामावती, बोथ शिव कुमार एंड रामावती, बोथ शिव कुमार एंड शरद कुमार। तो देखो, जो शिव कुमार है ना, वो एल्डेस्ट मेल मेंबर है फैमिली के, तो वो कर्ता बनेंगे। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है, नॉर्मली वही कर्ता बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट कौन ऑपरेट नहीं कर सकता? विमेन, इंडिविजुअल, इलिटरेट पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट। तो जो इलिटरेट पर्सन होता है ना, वो करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है अ माइनर एज्ड डैश ईयर्स और मोर इज अलाउड टू ऑपरेट अ सेविंग्स बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली। तो 10 साल या उससे ऊपर का जो बच्चा है वो अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट कर सकता है, अगर बैंक की पॉलिसी अलाउ करे। आरबीआई ने छूट दे दी है, आगे करना नहीं करना बैंक की मर्जी होती है। आगे है फॉर अ सेफ डिपॉजिट लॉकर अ कस्टमर कैन मेक ओनली 1 नॉमिनी, 2 नॉमिनीज, मोर देन 1 साइमल्टेनियस नॉमिनेशंस, 4 सक्सेसिव नॉमिनेशंस। तो देखो, इसे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है बुक के क्वेश्चन से, बिकॉज चेंज आए थे ना लॉकर ये नॉमिनेशंस में। तो नॉमिनेशन एक तो होती है साइमल्टेनियस, एक होती है सक्सेसिव। सक्सेसिव में क्या होता है, ए है, ए मर गया तो बी, बी मर गया तो सी, सी मर गया तो डी।
ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक सक्सेसिव नॉमिनेशंस हैं। तो जो आपका लॉकर होता है ना, उसमें आप अप टू 4 सक्सेसिव नॉमिनेशंस कर सकते हो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, साइमल्टेनियस में क्या होता है कि 15% का ये नॉमिनी है, 20% का ये नॉमिनी है, 40% का ये नॉमिनी है। लेकिन सक्सेसिव में ऐसा होगा, एक के बाद दूसरा, ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नीचे वाला। ठीक है, तो 4 सक्सेसिव नॉमिनेशन तक अलाउड है लॉकर के अंदर। तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज कैन बी डिफरेंट ऑन डिपॉजिट्स। मेरी एफडी और आपकी एफडी में इंटरेस्ट रेट डिफरेंट क्यों हो सकता है? आप रूरल एरिया से इसीलिए, या आपका टेन्योर डिफरेंट है इसीलिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो सकता है, या वुमेन का डिफरेंट होता है। तो देखो, अगर मैंने कराई है 1 लाख की एफडी, आपने कराई है 1 करोड़ की एफडी, तो आपका और मेरे जो एफडी है, आपने कराई है 5 साल के लिए, मैंने कराई है 2 साल के लिए, हमारा टेन्योर डिफरेंट है, तो हमारे डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं। चलिए, अगला है बैंक्स कैन नॉट पे इंटरेस्ट। किस पे इंटरेस्ट नहीं बैंक पे कर सकता? अगर आपका अकाउंट ईडी में अटैच हो चुका है, अनक्लेम डिपॉजिट है, अकाउंट्स फ्रोजन बाय बैंक, या करंट अकाउंट्स। देखो, करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बाकी चाहे आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, अटैच हो गया, अनक्लेम्ड है, इंटरेस्ट तो आपको मिलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट इज नॉट मैंडेटरी फॉर चेक्स अंडर सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड्स। आजकल जो चेक्स है ना, वो सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड्स के आते हैं, एक पर्टिकुलर क्वालिटी का आपका पेपर होता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। तो फील्ड प्लेसमेंट प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं कि यहीं पे साइन होंगे, यहाँ पे डेट होगा, यहाँ पे ये होगा। तो फील्ड प्लेसमेंट्स को सीटीएस 2010 स्टैंडर्ड चेक्स में स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। ये तो है। सिक्योरिटी थ्रेड आपने देखा है कि आपके जो नोट होते हैं उनमें सिक्योरिटी थ्रेड होता है, चेक में सिक्योरिटी थ्रेड वाली कोई बात नहीं होती। ठीक है, प्री फिल्ड अकाउंट फील्ड, आपका अकाउंट नंबर ऑलरेडी चेकबुक में फिल्ड होता है, ये तो है। वाटरमार्क भी होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी थ्रेड का कोई सीन नहीं है सीटीएस 2010 में, तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है अंडर द सीटीएस प्रोसेस इमेजेस कितनी ली जाती हैं? सीटीएस में क्या होता है कि आपने बैंक को चेक दिया, बैंक ने ऐसे फोटो वोटो खींच के आगे दे दी, फोटोज है ना, चेक उन्हीं के पास रह रहा है। तो 3 फोटोज ली जाती हैं, फ्रंट की ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट, और बैक की एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ली जाती है। तो 3 फोटोज ली जाती है चेक की। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द चेक कलेक्शन पॉलिसी ऑफ अ बैंक। चेक कलेक्शन पॉलिसी में क्या एक्सेप्टेबल नहीं है? द बैंक विल टेक ऑल पॉसिबल मेजर्स फॉर सेफ गार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम इट्स कस्टमर फॉर कलेक्शन। ठीक है, द बैंक विल कंपनसेट द कस्टमर फॉर एनी डिले इन कलेक्शन ऑफ चेक ऑन इट्स ओन। द बैंक विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले अराइजिंग आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस beyond its control or the control of the paying bank. No compensation will be paid for delay in collection of local checks. तो ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, कि अगर लोकल चेक्स की कलेक्शन में बैंक डिले करता है तो कस्टमर को कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो, जहां पे बैंक का कुछ लेना देना नहीं है, सर्कमस्टांसेस उनके हाथ में नहीं है, वहां नहीं वो कंपनसेशन देता। अदरवाइज कंपनसेशन पॉलिसी होती है, डिले में देना पड़ेगा। तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैश हेल्ड एट ब्रांच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अंडर डुअल कस्टडी। डुअल कस्टडी में कहाँ पे होने की जरूरत नहीं है? कैशियर्स हैंड बैलेंस, नोट्स ऑफ लेस देन 100 डिनोमिनेशन, कैश बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो कैशियर का हैंड बैलेंस होता है ना, वो तो सिर्फ कैशियर के पास होता है, उसमें 2 लोगों की कस्टडी की जरूरत नहीं होती है, छोटा ही अमाउंट होता है ना। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी डिनोमिनेशन कॉइन्स का लेना देना नहीं है, लेकिन कैशियर का जो हैंड बैलेंस है, वहां पे डुअल कस्टडी की जरूरत नहीं है कि 2 लोगों की कस्टडी में है, 2 लोग आंसरेबल हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस इज प्रॉपर इन हैंडलिंग काउंटरफीट, यानी कि नकली नोट अगर हैंडल करने हैं तो क्या एक्शंस हैं? द टेलर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट काउंटरफीट नोट डिटेक्टेड बाय हर एट द काउंटर। ऐसा नहीं होता कि नोट लेने से मना कर देना है। ड्यूरिंग चेकिंग ऑफ द बल्क कैश ऑफ अ कस्टमर, काउंटरफीट नोट डिटेक्ट हुआ, द कस्टमर रिप्लेसेस इट विद अ जेन्युइन नोट एंड इज गिवन बैक द काउंटरफीट। कि मैं गिन रही थी पैसे, मैं बैंक करूं, मैंने देखा सर आपके 2 नोट तो नकली। वो कहेगा हाँ हाँ नकली नोट दे दो, ये मैं आपको असली दे देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। The teller detects a counterfeit note at the counter, keeps it against receipt given to the customer, and the note is destroyed
देखो नोट डिस्ट्रॉय नहीं होता है, असली में होता क्या है, वो नकली नोट को इम्पाउंड कर लेता है टेलर और उस पे काउंटरफीट का ठप्पा लगा के साइड पे रख लेता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट कस्टमर को दे देता है। फाड़ना और ये सब डिस्ट्रॉय करना ये सब नहीं होता। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। लियन इज अ डैश ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन पोजेशन, राइट, ऑब्लिगेशन, इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट। तो राइट टू लियन पढ़ते हैं ना हम। लियन बैंक का एक राइट होता है, बैंक क्रेडिटर होता है, उसका राइट होता है कि जब तक आप बैंक का पैसा नहीं चुकाते वो आपकी चीजें अपनी पोजेशन में रख सकता है। तो इट्स अ राइट, हक है बैंक का। आगे है बैंकर लियन क्या है, बेलमेंट ऑफ गुड्स, इम्प्लाइड प्लेज, अग्रीमेंट, एक्ट ऑफ स्टॉपेज। तो बैंकर लियन तो हमने देख लिया कि एक राइट है कि बैंक अपनी पोजेशन में चीजें रख सकता है जब तक आप बैंक का लोन नहीं या पैसा नहीं चुका देते हो। तो ये ना इम्प्लाइड होता है, बैंक को आपके साथ अलग से अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है लियन वाला राइट एक्सरसाइज करने के लिए। इम्प्लाइड है कि आपने बैंक के पास कोई चीज रखी और आपने बैंक का पैसा नहीं चुकाया तो वो बैंक के पास वो चीज रहेगी, वो प्लेज रहेगी। इम्प्लाइड है कि प्लेज क्रिएट होगी, इम्प्लाइड है। अलग से बैंक को आपके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। अगला है द राइट ऑफ अ बैंक टू अप्रोप्रिएट द डेबिट बैलेंस इन वन अकाउंट with the credit balance in another account of the same customer is called सेट ऑफ होता है। ये सेट ऑफ होता है, मान लो मेरे अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, उसी बैंक में मैंने एक अपने करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट कर लिया 5,000 का। अब बैंक मेरे को कह रहा है मैडम ये पैसे चुका दो, मैं नहीं चुकाती तो बैंक बोलेगा कि ठीक है, ये 10,000 हमने आपको देने हैं, ये 5,000 हमने आपको आपसे लेने हैं, एक में हम डेटर है एक में हम क्रेडिटर है, हम इन दोनों को अकाउंट्स को कंबाइन करके सेट ऑफ कर लेते हैं। यानी कि ये जो 5,000 हमें वसूलने हैं ना, हम आपके सेविंग्स अकाउंट से वसूल लेंगे। तो ये राइट टू सेट ऑफ होता है। ओके, चलिए। मैंडेट इज इन स्टैम्प्ड अग्रीमेंट, अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेटर ऑफ अथॉरिटी। तो मैंडेट जो होता है ना वो एक अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट है। मान लो मैं 2 महीने के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे पीछे से भी मेरे बैंक का काम होता रहे, तो मैं ना एक मैंडेट लेटर बैंक को दे दूंगी जिसके थ्रू मैं मान लो एक अमन नाम के पर्सन को मैंडेटी बना के जा रही हूँ कि मेरे बिहाफ पे ये अमन जो है ये बैंक ट्रांजेक्शन्स कर लेगा। तो ये अनस्टैम्प्ड अग्रीमेंट होता है। ठीक है, चलिए, बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन टू whom अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज गिवन कॉल्ड डेटर क्रेडिटर, बेलर बेली, पॉनर पॉनी, डोनर डोनी। ठीक है, जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है ना वो होता है डोनी, जो देता है वो डोनर है। अब बुक में इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया बट ऑप्शन में सिर्फ डोनी होना चाहिए था। बट ठीक है, हम आपको पूरा मैं बता देती हूँ कि जो पावर ऑफ अटर्नी दे रहा है वो डोनर है और जिसको पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू पावर मिल रही है वो डोनी है और ये एक स्टैम्प्ड अग्रीमेंट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज पर फेमा द बेसिक क्राइटेरिया फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर अ रेजिडेंट इन इंडिया इज द स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर विच मस्ट बी फॉर अ मिनिमम ऑफ डैश डेज 60, 182, 180, 61। तो इंडिया में आपका 182 डेज का मिनिमम साल में स्टे होना चाहिए टू बी आइडेंटिफाइड एज रेजिडेंट। तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय रेजिडेंट्स इज नॉट परमिटेड फॉर विजिट टू भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो भूटान जाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज निकलवाने की जरूरत नहीं है। भूटान में आप इंडियन करेंसी यूज कर सकते हैं टू अ सर्टेन, अप टू अ सर्टेन डिनोमिनेशन। तो ए जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। The ceiling on the amount permitted to be remitted under the LRS scheme is USD $250,000। पहले ये लिमिट कितना होता था, $25,000 होता था। अगर पुराना पूछा जाए तो 25,000, करंट $2.5 लाख है। अगला है रेमिटेंसेस अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम आर मेड अंडर डेडिकेटेड रेमिटेंस स्कीम, नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर स्विफ्ट। तो इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो रेमिटेंसेस होती हैं वो नेफ्ट के थ्रू होती हैं। तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है फंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन नॉट बी फ्रीली रिपैट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया। तो देखो एनआरओ अकाउंट में ना लिमिट होती है $1 मिलियन तक का आप रिपैट्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आरबीआई का स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होता है। एनआरई, एफसीएनआर, एसएनआरआर में फ्रीली रिपैट्रिएट कर सकते हो। तो बी करेक्ट आंसर है। अगला है
facility for acquisition of property for long term visa holders is available to the citizen of Bhutan, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल। तो जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको फैसिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म वीजा जो होल्डर्स हैं अफगानिस्तान के, वो इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पस के लिए, सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है सिटीजन ऑफ डैश कैन नॉट ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई। इनमें से कौन सी कंट्री के सिटीजन को अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में ट्रांसफर करनी है तो आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा? तो हांगकांग के लोगों को आरबीआई का स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे है इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज नॉट प्रोहिबिटेड इन। इंडिया के बाहर के जो रेजिडेंट लोग हैं वो इंडिया में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? रिटेल ट्रेड में कर सकते हैं, रेलवे ऑपरेशंस में, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में, निधि कंपनी में, इन सब में प्रोहिबिटेड है। नॉट प्रोहिबिटेड रिटेल ट्रेड में, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड अकाउंट्स मेंटेन्ड इन इंडिया कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ। जो फॉरेन करेंसी वाले जो डिनोमिनेटेड अकाउंट्स होते हैं ना, वो सेविंग्स हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं, करंट हो सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं इंडियन रेजिडेंट हूं, मेरा बाहर आना जाना लगा रहता है, मैं फॉरेन करेंसी में डील करती रहती हूँ, तो मैं आरडी नहीं ओपन कर सकती। ठीक है, तो आरडी नहीं हो सकता, तो डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या राइट होता है? इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव, एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, फ्लॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। तो आरटीआई हमें एज अ सिटीजन राइट देता है कि मैं पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती हूँ, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना है, नोट्स लेना है, सैंपल लेना है, डिस्क में लेना है, फ्लॉपीज में लेना है इंफॉर्मेशन, वो मैं सब ले सकती हूँ। ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन मैं सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी से ले सकती हूँ, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया कैन बी ओपन्ड बाय एनी इंडिविजुअल इन इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर के हो, ठीक है, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया कैन बी ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल इन इंडिया। इंडिया का एक इंडिविजुअल क्या विदेश में अकाउंट ओपन कर सकता है? फॉल्स ट्रू, परमिशन ऑफ आरबीआई ओनली फॉर रेजिडेंट्स अब्रॉड, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये ट्रू है कि आप अगर इंडिया के हो लेकिन अगर आप विदेश जाते हो, क्या वहां पे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स ओपन कर सकते हो? यस, वहां की गवर्नमेंट अलाउ करती है तो कर लो, कोई आप रूल नहीं ब्रेक कर रहे फेमा का, तो कर लो। ठीक है, चलिए पर्सन ऑन अ टेम्परेरी विजिट अब्रॉड कैन नॉट ओपन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट देयर। अगर कोई टेम्परेरी विजिट पे अब्रॉड गया है तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, ये गलत है, कर सकता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स कैश मैनेजमेंट सर्विसेज? होल्डिंग मिनिमम कैश एट ब्रांचेस, providing adequate cash at ATMs, providing solutions to optimize liquidity of corporates, none of the above। तो देखो कुछ बैंक्स, कुछ फाइनेंशियल एजेंसीज कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपकी जो कितनी आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है वो सारी बातें होती है। सिर्फ कैश मेंटेन करना, सिर्फ एटीएम पे कैश मेंटेन करना, ये कैश मैनेजमेंट सर्विस नहीं होती है, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला है एक फर्म का जो कैश प्रोग्राम होता है वो एम करता है एक्सेलरेटिंग कैश इनफ्लोज एंड कंट्रोलिंग कैश आउटफ्लोज, कि जो पैसा आ रहा है वो तो जल्दी जल्दी आए, जो जा रहा है वो धीरे धीरे जाए, कंट्रोल्ड वे में जाए। तो ये होता है कैश प्रोग्राम में, तो बिल्कुल यही तो करना है हमें कि आने वाला पैसा जल्दी जल्दी जाए, जाने वाला पैसा कंट्रोल्ड वे में जाए। ठीक है, चलिए a scientific cash management solution results in which of the following? significant saving in time, अगर आप अच्छे से कैश मैनेजमेंट करते हो टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, अकाउंटिंग में एक्यूरेसी आएगी, यस, तो डी जो है यहाँ पे ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। अगला है while selecting a bank for sourcing cash management service, a corporate takes into account pricing, reliability, security, etc। ये ट्रू है, फॉल्स है? ओनली प्राइसिंग, ओनली सिक्योरिटी। ठीक है,
तो while selecting a bank for sourcing cash management services, तो आप क्या देखते हो? अकाउंटिंग, अकाउंट प्राइसिंग, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ देखते हो। सिर्फ प्राइसिंग या सिर्फ सिक्योरिटी थोड़ी ना देखोगे। तो ए जो है करेक्ट आंसर है। सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट किसको प्रोटेक्शन देता है? कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंक, ड्रॉई बैंक, नेगोशिएटिंग बैंक। तो वो कलेक्टिंग बैंक को जो है प्रोटेक्शन देता है। अगर मान लो आपने मेरे को चेक दिया, मैंने चेक अपने बैंक को दे दिया कि ये कलेक्शन के लिए भेज दे। मेरा बैंक ने अगर मेरी केवाईसी कर रखी है, अगर वो गुड फेथ में वो चेक कलेक्ट करता है, उसे कोई डाउट नहीं है चेक में, और वो आगे कलेक्शन के लिए भेजता है, कल कुछ गड़बड़ होती है तो मेरा जो कलेक्टिंग बैंक है उसे कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर उसको प्रोटेक्शन मिला है। अगला है वेयर अ कस्टमर बाय अ लेटर हैज एडवाइज द बैंक directing the banker not to honor a particular check, such letter is called stop payment letter। कि मैंने बैंक को बोला कि भाई इस चेक की पेमेंट मत करियो, तो मैंने स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एक फोर्ज्ड चेक है, नकली फर्जी चेक है, तो क्या वो वैलिड होगा, क्या वो इनवैलिड होगा, क्या वो डेड चेक होगा या वो स्टेल चेक होगा? तो ऐसे चेक को आप इनवैलिड चेक बोलते हो भाई, कि ये तो नकली है। ठीक है, फायदा नहीं है इसका, नकली है ये तो कुछ नहीं हो सकता, इनवैलिड है ये। अगला है एक चेक फेवर हुआ, राजकुमार और ऑर्डर, राजकुमार के फेवर में एक चेक था, वो चोरी हो गया। थीफ ने क्या किया, अपने नाम पे नकली एंडोर्समेंट करवा ली कि राजकुमार ने तो मुझे एंडोर्स कर दिया था। चेक प्रेजेंट हुआ, क्लियरिंग में गया, बैंक ने पे भी कर दिया। बाद में जो असली ओनर है उसने बैंक को लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई तुमने कैसे आगे कर दिया। ठीक है, पेइंग बैंक विल गेट प्रोटेक्शन अंडर एनआई एक्ट। Forgery does not give any rights to the paying bank, hence it's liable. As per section 85 of the NI Act, the bank is liable. Section 131, the paying bank is liable. तो बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा। देखो, मेरे बैंक को मेरे सिग्नेचर पता है, आपके बैंक को आपके सिग्नेचर पता है। ठीक है, अब वो जो थीफ है उसके साइन, राजकुमार के साइन, वो थोड़ा ना पता होंगे। देखो मैं आपको सिनेरियो इसमें बता रही हूँ। देखो यहाँ पे ए बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, इसमें मेरा अकाउंट है, मैंने चेक साइन करके राजकुमार को दे दिया। ठीक है, मैंने साइन करके राजकुमार को दे दिया, राजकुमार से किसी ने चोरी करके नकली साइन करके आगे क्लियरिंग के लिए भेज दिया। ठीक है, चेक प्रेजेंट कर दिया। अब ये जब चेक वापस घूम के आएगा, मेरा बैंक तो मेरे चेक देखे, मेरे साइन देखेगा ना, कि मेघा मैडम की ही साइन है, सब कुछ सही है। अब उसे क्या पता कि राजकुमार के साइन किसी ने नकली कर दी, असली कर दी, एंडोर्समेंट में गड़बड़ कर दी। तो मेरा बैंक क्यों लायबल होगा, पेइंग बैंक क्यों लायबल होगा? उसने तो मेरे साइन अगर नकली होते तो वो बैंक लायबल होता ना। एंडोर्स करा, उसके नकली साइन है, बैंक को क्या पता कि राजकुमार के साइन असली है कि नकली है? ठीक है, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, मेरे बैंक को। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव्स प्रोटेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक। तो ये हम बहुत बार 131 सेक्शन की बात कर चुके हैं। तो 131 सेक्शन चेक में कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर चेक जिस बैंक ने कलेक्शन किया है, अगर वो कलेक्टिंग बैंक है, अगर उसने केवाईसी कर रखा है, कोई उसने अपनी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं दिखाया, कल कोई गड़बड़ है तो बैंक को प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, द लॉ रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक्स एंड प्रोटेक्शन टू द बैंकर इज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आरबीआई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो चेक्स की पेमेंट को लेके, प्रोटेक्शन को लेके जो लॉ है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक्स, तीन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है। आगे है, a customer is bound to inform the dash about the lost check leaves। देखो, मैंने जो चेक है मैंने साइन किया, मैं हूं ड्रॉअर, मेरा जो बैंक है ना वो है ड्रॉई, जिसको पेमेंट करनी है वो है पेई। तो अगर चेक लीव्स गुम गई, चेक बुक में चेक होते हैं ना, चेक लीव्स गुम गई, तो किसको बताना है? पेई को, एंडोर्सी को, कलेक्टिंग बैंक को, ड्रॉई बैंक को। ड्रॉई बैंक को बताना है। ठीक है, ड्रॉई बैंक को पता लगना चाहिए कि इस कस्टमर के जो चेक लीव्स है ना गुम गई हैं, ताकि बैंक अलर्ट रहे,
उस कस्टमर के चेक्स की पेमेंट करते हुए, है ना। मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक की चेकबुक है, मैं ड्रॉर हूं, अगर मैं कोई चेक इशू करती हूँ, मेरा बैंक ड्रॉई है, मेरा बैंक पे करने वाला है, मेरा बैंक ड्रॉई है। अगर मेरी चेकबुक में से 4 चेक गायब है ना, मैं अपने बैंक यानी कि ड्रॉई को बता दूंगी कि भाई ये गायब है, इस नंबर की देख लो, ये गायब है, तो मेरा बैंक अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इन अ जॉइंट अकाउंट, इफ वन ऑफ द सिग्नेचर इज फोर्स्ड, मान लो मेरे मेरे हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है, मेरे हस्बैंड के जो साइन है वो नकली हैं चेक पे, मेरे असली हैं, तो क्या होगा, बैंक ने चेक क्लियर कर दिया, क्या होगा, बैंक कस्टमर इक्वली लायबल है, कस्टमर लायबल है, बैंक लायबल है, नो वन इज लायबल, तो यहाँ पे बैंक लायबल है। देखो, जब मैं और मेरे हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है, और अगर हमारा जो चेक है, हमने कोई चेक इशू करना है, मैं भी साइन करूंगी, मेरे हस्बैंड भी साइन करेंगे, दोनों के साइन होंगे, तब बैंक को मैंडेट मिलेगा ना चेक क्लियर करने का। एक भी साइन नकली है तो वो चेक नहीं क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पे बैंक फिर जिम्मेदार होगा। अगला है, पेमेंट टू बी मेड इन ड्यू कोर्स नीड नॉट ऑलवेज बी मेड टू द होल्डर बट कैन बी मेड टू हिज एजेंट और सर्वेंट। देखो, जो पेमेंट करनी होती है ना ड्यू कोर्स में, चेक की पेमेंट, चाहे मुझे कर दो, चाहे जो मेरा एजेंट है उसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीड ऑलवेज बी मेड टू द होल्डर बट कैन बी मेड टू हिज agent or servant, can be made only to the customer's agent or servant, all of the above are correct। तो ऐसा देखो, ऐसा नहीं है चाहे मुझे कर दो, मुझे नहीं भी करोगे, मेरे एजेंट और सर्वेंट को भी कर सकते हो, मेरा कोई एजेंट असाइंड है उसको कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए। अगर मैं एजेंट को कल हटा देती हूँ तो मुझे बैंक को बता देना कि भाई अब ये मेरा एजेंट नहीं है, मुझे करना पेमेंट। ठीक है, सेक्शन 131 ए ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट extends the protection granted to a banker while receiving payment of a draft, making payment of a check, endorsing payment of a check, all of the above। तो जो 131 ए है ना वो ड्राफ्ट से रिलेटेड है, जो सेक्शन 131 है वो तो चेक्स की बात करता है, कलेक्टिंग बैंक की प्रोटेक्शन की बात करता है। 131 ए प्रोटेक्शन ग्रांट करता है बैंकर को ड्राफ्ट के पेमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए। द कंडीशंस फॉर अ कलेक्टिंग बैंक टू क्लेम प्रोटेक्शन, अगर 131 सेक्शन के अंडर बैंक, अगर कलेक्टिंग बैंक प्रोटेक्शन क्लेम करता है, ठीक है, तो कौन से एक्ट के अंडर करता है, 131 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन क्लेम करता है, 131 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन है। अगला है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स द कलेक्टिंग बैंकर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर कलेक्शन ऑफ अ फ्रॉडुलेंट चेक ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नेग्लिजेंस, कॉनिवेंस, क्राइम, एरोगेंस। नेग्लिजेंस के बेसिस पे आप कलेक्टिंग बैंक को जो है आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि एक वरुण नाम के पर्सन ने मुझे चेक दिया, ठीक है, वरुण का जो बैंक है एसबीआई है, मेरा जो बैंक है वो आईसीआईसीआई है, मैंने ना वो चेक ले जाके अपने बैंक को दे दिया, ठीक है, कि यार इसकी पेमेंट कलेक्ट कर ले, तो मेरा बैंक का कलेक्टिंग बैंक है। वरुण का जो बैंक है वो ड्रॉई है। ठीक है, वरुण चेक का ड्रॉर है, मुझे पेमेंट मिलनी है, मैं पे हूं, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे बैंक की जिम्मेदारी है कि वो बिना नेग्लिजेंस के काम करे। अगर मेरे बैंक ने, आईसीआईसीआई ने चेक कलेक्ट कर लिया, मेरा केवाईसी किया ही नहीं हुआ, तो मतलब आईसीआईसीआई की नेग्लिजेंस है, कलेक्टिंग बैंक की नेग्लिजेंस है, तो उसे फिर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, अगला है, व्हेन अ बैंकर रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट अ चेक सेंट फॉर कलेक्शन इज लॉस्ट, the banker should inform the drawer, inform the drawee, inform the RBI, exercise due caution while collecting the bank। अरे जब चेक ही गुम गया तो कलेक्शन वाली तो बात ही नहीं आ रही ना, तो ड्रॉर को इन्फॉर्म करना है। देखो, मैंने, देखो वरुण ने मेरे को चेक दिया, ठीक है, वरुण कौन है, ड्रॉर, वरुण का बैंक कौन है, ड्रॉई। ठीक है, अब पता लगा, मैंने चेक दिया था अपने बैंक को, आईसीआईसीआई को, वरुण का बैंक कौन है, एसबीआई। ठीक है, बैंक को इंफॉर्मेशन मिली कि चेक जो कलेक्शन के लिए भेजा था ना, ये वाला जो भेजा था ना, ये गुम गया, आईसीआईसीआई ने जो चेक कलेक्शन के लिए भेजा था गुम गया। तो ये इंफॉर्मेशन किसको बतानी होती है, वरुण तक ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए।
आईसीआईसीआई मुझे बताएगा, ये वरुण तक इन्फॉर्मेशन जाएगी ताकि वो अपने बैंक को भी बता दे और स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन भी लगा दे। ठीक है, तो ड्रॉर को बताना है कि भाई चेक गुम गया, ताकि मेन जो काम है वरुण करे, नया चेक इशू करना, नया चेक इशू करे, अपने बैंक को बताना है, बैंक को बताए, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगानी है, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन लगाए। ठीक है, अगला है अ डिमांड ड्राफ्ट इज इशूड बाय बैंक्स इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स। चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों 3 मंथ्स के लिए वैलिड होते हैं। अगला है अ कस्टमर इज इंटाइटल्ड टू इशुएंस ऑफ अ डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इन प्लेस ऑफ द लॉस्ट वन, provided he gives due intimation to the issuing bank. Payment of DD has not already been made by the joint branch, execution of an indemnity signed by both the payee and the purchaser, payment of a fees applicable for the issue of duplicate demand draft. एक कस्टमर कब एंटाइटल्ड है डिमांड ड्राफ्ट जो गुम गया है उसके डुप्लीकेट डिमांड करने के लिए? एक तो वो बताएगा ब्रांच को कि डिमांड ड्राफ्ट गुम गया, ठीक है, और उसने उसकी पेमेंट ऑलरेडी नहीं ली है, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया जाएगा और फीस पे की जाएगी। ये सब कुछ स्टेप्स करने के बाद डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जो है मिल जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू with regard to locker facility. For locker facility only successive nominations are permitted. ये बिल्कुल सही है, simultaneous नहीं, successive, A B C D, A नहीं हुआ तो B, B नहीं हुआ तो C, ऐसे successive nominations allowed है। A locker cannot be hired by limited company specific associations and societies, ये गलत है, companies associations भी locker facility ले सकती हैं। In the case of death of a sole locker hirer, जिसने where there is nomination, access to the locker may be given to the nominee, ठीक है। Where there are joint locker hirers within either or survivor clause and no nomination, access can be given to the survivor on the death of वन ऑफ दी हायरर। दो लोगों का लॉकर है, एक की डेथ हो गई, आइदर और सर्वाइवर मोड है, तो ठीक है, जो जिंदा है उसको लॉकर का एक्सेस मिल जाएगा। तो गलत सिर्फ बी है कि कंपनीज लॉकर नहीं ले सकती, ये गलत है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ आरटीजीएस? फंड्स आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम ब्रांच फ्रॉम वन बैंक टू द ब्रांच ऑफ अनदर। ओनली कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन अफेल, नहीं, मैं और आप भी तो आरटीजीएस कर सकते हो ना, तो ये गलत हो गया। आरटीजीएस मेंटेन्ड ऑपरेटेड बाय आरबीआई, बिल्कुल सही। जो भी आरटीजीएस में पार्टिसिपेट करते हैं उनका डेडिकेटेड सेटलमेंट अकाउंट होना चाहिए आरटीजीएस के लिए बैंक्स का, बिल्कुल सही। तो सभी कर लेते हैं, इंडिविजुअल्स भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए आरटीजीएस। अगला है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज मेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कस्टमर्स? पेंशनर्स ओनली, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओनली, लो वैल्यू अकाउंट्स या फिर डिसेबल्ड पर्सन? तो जो लो वैल्यू अकाउंट्स होते हैं, जो मतलब गरीब लोगों के लिए होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होते हैं, ये लो वैल्यू अकाउंट्स के लिए, जो लो इनकम है उनके लिए बेसिकली ये ज्यादा मेंट होती है, ये वाली जो ट्रांसफर है। द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स विल नॉट इंक्लूड, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्या नहीं कर सकते? छोटे वैल्यू का क्रेडिट देना, छोटा मोटा कर सकते हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कलेक्ट करना कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट्स कलेक्ट कर सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन वगैरह देने में किसानों को हेल्प कर देगा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, लेकिन उसके पास पावर नहीं है कि वो खुद किसान क्रेडिट कार्ड इशू करे। ठीक है, अगला है बैंक कैन नॉट यूज द सर्विसेज ऑफ डैश एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। एनजीओ बन सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बन सकते हैं, सरपंच नहीं बनता बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बन सकते हैं, सरपंच नहीं बनता बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। The Ministry of Rural Development provides a one-time grant of rupees dash to the lead bank in every district to set up RSETI। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो होती है 1 करोड़ का वन टाइम ग्रांट देती है लीड बैंक को RECTI सेटअप करने के लिए। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। अगला है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव अ कस्टमर सर्विस कमेटी एट एवरी ब्रांच, रीजनल ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफिस, हेड ऑफिस या नन ऑफ द अबव। तो हर ब्रांच में कस्टमर सर्विस कमेटी होनी चाहिए बैंक की, ए करेक्ट आंसर है। अगला है कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द कस्टमर फॉर डिले इन, किस चीज में डिले होने पे कस्टमर को कंपनसेशन मिलता है? अकाउंट ओपन होने में लेट हो गया, नो। डुप्लीकेट ड्राफ्ट इशू करने में लेट हो गया, यस। चेकबुक इशू करने में लेट हो गया, पासबुक में लेट हो गया, नहीं। अगर आपको डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट इशू करने में लेट कर रहा है, आपने सब कुछ कर दिया तब भी, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा।
अगला है फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एटीएम ट्रांजेक्शंस। एटीएम ट्रांजेक्शन में अगर झगड़ा हो जाता है तो कौन सेटल करता है? बैंक्स का बायलेटरल अग्रीमेंट। मान लो मेरा जो कार्ड है वो एसबीआई का है, ठीक है, और जो एटीएम है वो आईसीआईसीआई का है। ट्रांजैक्शन में गड़बड़ होगी, इन दोनों में झगड़ा हो गया एसबीआई आईसीआईसीआई का, कौन रिजॉल्व करेगा? जो सर्विस प्रोवाइडर होता है ना एटीएम का, वो इस झगड़े को सेटल करवाता है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो एटीएम का सर्विस प्रोवाइडर होगा ना यहाँ पे कोई, वो इन दोनों के झगड़े को सॉल्व करवाएगा। ठीक है। फॉर ऑनलाइन कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे होता है? अब देखो कई बार आपको अमेजोन से कुछ मंगवाना है, आप कार्ड थोड़ा ना कहीं स्वाइप कर रहे हो, बस कार्ड की डिटेल्स डाल रहे हो, तो उसका ऑथेंटिकेशन कैसे होता है? एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जैसे कि ओटीपी, या आपको कॉल आता है कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपने ही करी है, या आपको ओटीपी एक्स्ट्रा आता है अपने फोन पे, तो एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन है कि आपने कार्ड नंबर डाला, सीवीवी डाला, है ना, फिर आपको ओटीपी भी आता है। तो एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन चाहिए होती है जहां पे कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन होती हैं। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। अगला है कि एक बैंक के कितने बिजनेस आवर्स होते हैं बैंक ब्रांचेस में? आरबीआई फिक्स करता है, कंसर्न्ड बैंक अपनी मर्जी से रखता है, कोई डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी होती है? नहीं। आरबीआई ने तो बस इतना बोल दिया है कि वीकडेज पे मिनिमम 4 घंटे और सैटरडेज पे मिनिमम 4 घंटे आपको काम तो करना ही करना है वर्किंग डेज पे। बाकी आप ओपनिंग क्लोजिंग का टाइम आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला है द ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंक्स to keep the affairs of their customers secret and confidential arises from specific law of banking secrecy, banking regulation act, contractual relationship, none of the above। अब देखो मैंने बैंक में अकाउंट ओपन किया ना, तो मेरे और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो बैंक की एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप जिम्मेदारी है कि मेरे जो अफेयर्स हैं, जो भी मेरा काम है, उनको वो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। ठीक है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द बैंक ऑथराइज टू शेयर इन्फॉर्मेशन। वैसे तो बैंक हमेशा मेरा डेटा कॉन्फिडेंशियल रखेगा, लेकिन कहां पे बैंक इन्फॉर्मेशन रिवील कर सकता है? पहला, मिसिस बी वाइफ ऑफ मिस्टर ए आस्क द बैलेंस। उसका अपना सिंगल अकाउंट है ए का, उसकी बीवी अगर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगी, बैंक नहीं देगा। Balance in the savings account is blocked as per the attachment order of the income tax officer under advice to the customer and the income tax department. The teller speaks out the balance in the account of Mr. X who has just withdrawn cash. The balance in the savings account of Mr. T is told to the income tax officer on telephonic inquiry. टेलीफोन पे कोई अकाउंट पूछे, चाहे कोई भी पूछे, आप उसको नहीं बता सकते हो। ठीक है। अगर रिटर्न ऑर्डर आया है, अटैचमेंट ऑर्डर आया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, उनके साथ फिर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। ठीक है। किसी को भी रैंडमली इंफॉर्मेशन दे देना, ये सब नहीं होता कि बोल के बता कितना है, नहीं, ये सब नहीं होता। या तो कस्टमर के पास डेटा रहता है, या फिर अगर रिटर्न एक स्पेसिफिक अथॉरिटी से ऑर्डर है तो इंफॉर्मेशन रिवील की जा सकती है। अगला है द लोन अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स इज ओवरड्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज नॉट अप्रोप्रिएट। पैसे वापस नहीं कर रहा मिस्टर एक्स, तो बैंक क्या नहीं कर सकता? लीगल नोटिस इशू करना, कर सकता है। गारंटर के साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस करना, कर सकता है, क्योंकि उसने लोन की गारंटी दी है ना। सिबिल को बताना, बता सकता है। बैंक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फर्म प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल रिकवरी सर्विसेज, ये नहीं हो सकता। ठीक है, इनफॉर्मल नहीं हो सकता, तो डी करेक्ट आंसर है। Mr. Z has availed a clean overdraft from a bank. He also has FD and safety deposit locker with the bank. इसमें से क्या करेक्ट ऑपोजिशन है कि उसने ओवरड्राफ्ट भी ले रखा है, एफडी भी करवा रखी है, लॉकर भी है। तो बैंक हैज जर्नल लियन ओनली ऑन एफडी, बैंक हैज नो लियन ऑन एफडी और लॉकर, बैंक हैज जर्नल लियर ऑन बोथ एफडी एंड लॉकर कंटेंट्स, बैंक हैज जर्नल लियर ओनली ऑन द कंटेंट्स ऑफ लॉकर। तो सिर्फ एफडी पे बैंक का राइट टू लियन होता है, जो डिपॉजिट लॉकर होता है वो तो एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड है कि लॉकर में क्या पड़ा है, बैंकों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एफडी पे सिर्फ बैंक का राइट टू लियन होगा, लॉकर के कंटेंट्स पे नहीं होता। ठीक है, चलिए, क्योंकि लॉकर जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर बैंक के पास कोई चीज आती है ना, तो उस पे बैंक का राइट टू लियन नहीं होता। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कमिटमेंट अंडर बीसीबीआई Code of Bank's commitment to customers to help customers use their account or service, to sanction loan facility as per customers' request, to deal quickly and sympathetically with things that go wrong, to publicize the code.
इसमें से क्या कोड ऑफ कमिटमेंट में नहीं है। ठीक है, तो देखो कस्टमर को हेल्प करना, उसका अकाउंट यूज करने में कुछ गलत हो जाए समझा देना, कोड पब्लिसाइज करना है, लेकिन जब कस्टमर बोले कि लोन दे दो उसको लोन देना, ऐसा नहीं होता है। कस्टमर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ना कि उसको लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट इज public authority means authority established by government, authority established by law, an NGO, या any authority or body or institution of self government established or constituted any authority or body or institution of self government established or constituted by or under the constitution, by any other law made by the parliament, by any other law made by state legislature, by notification issued or order made by the appropriate government। तो ये सबसे बड़ी वाली है ना, यही डेफिनेशन है। देखो होता क्या है कि जो आपका आरटीआई होता है ना, उसमें सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज कवर होती हैं। तो जो भी चीज पार्लियामेंट के थ्रू बनी है, कोई अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट ने बनाई है, या गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड या फंडेड है कोई भी अथॉरिटी, तो वो सारी पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर है। अगला है डैश एक्ट्स एज इंटरनल ऑम्बर्ड्समैन ऑफ अ बैंक। तो जो चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर होता है बैंक में, वही इंटरनल ऑम्बर्ड्समैन के तौर पे काम करता है। तो बी करेक्ट आंसर है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू हैव प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। कहाँ कहाँ पे? ब्रांचेस में, रीजनल ऑफिसेज में, जोनल ऑफिसेज में, या फिर हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस में एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का होना जरूरी है कि कोई मेजर कंप्लेंट है, ऑम्बड्समैन के पास जाने से पहले एक बार वो हेड ऑफिस में प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर भी उसे एड्रेस कर सकता है। अगला है विच आर द फॉलोइंग मोड्स ऑफ कंप्लेंट टू अ बैंक विल नॉट बी एडिक्वेट फॉर फाइलिंग अ कंप्लेंट विद द बैंकिंग ऑम्बड्समैन। ड्रॉपिंग इन कंप्लेंट बॉक्स में डालने से ऑम्बड्समैन के पास चली जाएगी कंप्लेंट, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, ईमेल आईडी के थ्रू हो सकता है, विद एक्नॉलेजमेंट किसी ब्रांच के थ्रू आप कंप्लेंट कर रहे हैं ऑम्बड्समैन के पास, या वेबसाइट पे जाके कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लेंट बॉक्स में ड्रॉप करने से ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट नहीं होती है। अगला है द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज 35 ईयर्स। तो मिनिमम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर आपको मेंबर बनने के लिए 35 साल की एज होनी चाहिए। अगला है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हैज टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ये जो काउंसिल होते हैं ना, बैठ के बातें करते हैं कि स्टेट में कैसे हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो साल में 2 बार मीटिंग जरूरी होता है। ठीक है, अगला है पर्सन हैज बॉट अ मिक्सर ग्राइंडर। एक इंसान ने मिक्सर ग्राइंडर लिया रिटेलर से, 10 मिनट बाद वो मोटर चलनी बंद हो गई, तो किसकी गलती है? ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने गड़बड़ करी है ना कोई। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द टेन्योर ऑफ मीडिएटर्स ऑन द पैनल ऑफ मीडिएशन सेल, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है ना, उसमें मीडिएशन सेल भी स्टैब्लिश किए जाते हैं कि आपसी बातचीत से सुलह हो जाए। तो मीडिएशन सेल जो बनता है ना, वो 5 साल तक के लिए वैलिड होता है। ओके, अगला है एन ने एक डिमांड ड्राफ्ट परचेज किया फ्रॉम अ बैंक, और बी के नाम पे उसने डिमांड ड्राफ्ट ले लिया कि बी को पैसे मिलने चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट गुम गया। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का डुप्लीकेट इशू करने के लिए बैंक ने कुछ फॉर्मेलिटीज करने को बोला एन को। एन ने गया ना, एन ने डिमांड ड्राफ्ट बनवाया बी के नाम का। ठीक है, तो एन और इसके बीच में जिम्मेदारी है ना, इनके आपस की बात है। अभी डिमांड ड्राफ्ट गुम गया, ठीक है, तो बैंक ने बोला एन को कि ये कुछ फॉर्मेलिटीज कर दे इंडेमनिटी बॉन्ड वगैरह की, तुझे डिमांड ड्राफ्ट का डुप्लीकेट मिल जाएगा। क्या बी कंज्यूमर केस कर सकता है बैंक के खिलाफ कि तुम बड़ी लेट कर रहे हो? वो नहीं कर सकता, क्योंकि बी तो कस्टमर ही नहीं है ना बैंक का, वो कोई सर्विस भी नहीं अवेल कर रहा। डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की सर्विस तो एन अवेल कर रहा है, तो बी क्यों बीच में आके गुस्सा हो रहा है कि डिले हो रहा है? ठीक है, उसको कोई दुश्मनी एन से करे कि तू मेरा पैसा दे। डिमांड ड्राफ्ट की जो ट्रांजैक्शन है वो एन और बैंक के बीच, यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये तो आपने सिर्फ करे हैं लिमिटेड, ये हमने क्वेश्चंस करे हैं, लेकिन अगर आप जेआईबी एग्जाम के लिए डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं editup.in। वहां के कोर्सेज में जेआईबी कोर्सेज पे जाइए, यहाँ पे आपको सारे हमारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मास्टर कोर्स इज अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे ना आपको पूरा सिलेबस 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस के फॉर्म में मिलता है, तो जब भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिले इन वीडियोस को देखिए।
प्रैक्टिस के लिए आपके पास चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हैं, पीवाईक्यूज हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, फिर नोट्स भी हैं और एग्जाम से पहले लाइव क्लास में मिलेगी। किसी सिंगल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट के भी मास्टर कोर्स आपको मिल रहे हैं। लेने से पहले ट्रायल लेना है तो 3 आवर का ट्रायल कोर्स भी है। ठीक है, लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करनी है, बहुत लिमिटेड टाइम में प्रिपरेशन करनी है तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 की जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। एक ही क्लास हुई है अभी, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। टोटल 60 क्लासेस होंगी। लाइव नहीं देख पाओगे तो रिकॉर्डेड मिलेंगी, साथ में नोट्स, पीवाईक्यूज, एफएलटीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और पढ़ाई कर ली है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, मई 23 से लेकर नवंबर 25 तक के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी हैं। ठीक है, तो जैसे भी प्रिपेयर करना है आप इन कोर्सेज में से चूज कर सकते हैं। बाकी ये सीरीज, उदय सीरीज जरूर देखिएगा, पूरी जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।